तो आज हम पढ़ेंगे समास। देखिए, समास की परिभाषा हम बता देते हैं। सबसे पहले समास की परिभाषा और संधि की परिभाषा में कुछ अंतर है। जो संधि की परिभाषा होती है वो अलग है और समास की परिभाषा है वो अलग है। समास की परिभाषा देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द को समास कहते हैं। याद रखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को, यहाँ पे शब्द हैं और यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है दो वर्णों के मेल से बने सार्थक शब्द को। यहाँ पे आते हैं दो वर्ण और यहाँ पे क्या आते हैं, दो शब्द। तो दो शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। ठीक है ना। अब हम आज पढ़ते हैं इसके अंदर अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास के अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो आप अव्यय की परिभाषा सुनिए। अव्यय की परिभाषा ये होती है कि अव्यय जो होता है किसी भी विभक्ति में, किसी भी लिंग में और किसी भी वचन में कभी भी चेंज नहीं होता है। व्यय का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए आपको सामान्य भाषा में बताता हूं मैं। व्यय का मतलब होता है खर्च करना, ठीक है ना। और अव्यय इसी का हिंदी में विलोम शब्द हो गया। इसका मतलब क्या होगा, खर्च नहीं करना, यानी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना। तो अव्यय का मतलब क्या हुआ, यानी किसी प्रकार का उस शब्द के अंदर परिवर्तन नहीं करना, यही हमारा अव्यय कहलाता है। अब अव्यय की परिभाषा हो गई। अब हम पढ़ते हैं अव्यय समास। अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास का मतलब होता है कि इस समास में पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है, प्रधान होता है, मुख्य होता है, और दूसरा पद जो होता है वो गौण होता है। और अव्ययभाव समास में पहला पद हमेशा क्या होगा, अव्यय होगा। और अव्यय होने के कारण ही उसका महत्व जो है वो ज्यादा रहेगा। ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं अव्ययभाव समास के कुछ उदाहरण देते हैं। देखिए, अव्ययभाव समास के अंदर आपको जो अव्यय हैं उनके ऊपर आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं लेता हूं जैसे अनु। अनु जो है वो अव्यय पद है, ठीक है ना। अनु जो है अव्यय है। इसका मतलब होता है, एक अर्थ होता है इसका योग्य और एक अर्थ होता है इसका पश्चात, ठीक है ना। अव्यय का मतलब, अनु का मतलब क्या हो गया, योग्य और पश्चात। ये दो अर्थों में चलता है। जैसे अब योग्य के रूप में लेते हैं। देखिए, जैसे अनुगुणम, इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो समास क्या होगा, हमेशा याद रखिए ये जो है इसकी प्रधानता रहेगी तो इसका अर्थ रहेगा योग्य या पश्चात। और गुण जो शब्द है इसके अंदर विभक्ति होगी, इसमें हमेशा विभक्ति का प्रयोग होगा, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। देखिएगा, इसका मतलब हो गया गुणस्य योग्यम, ठीक है ना, या फिर गुणानाम योग्यम, यानी उसके गुणों के योग्य। जैसा अगले व्यक्ति में गुण है वैसा ही व्यक्ति उसमें गुण है। उसी तरह से योग्य शब्द का और ले लेते हैं अनुरूपम। इसका क्या हो जाएगा, रूपस्य योग्यम, जैसा रूप उसका है वैसा ही रूप दूसरे का हो गया। तो अनुरूपम यानी रूपस्य योग्यम। अब समास विग्रह तो कर दिया आपने। समास करते समय क्या करना है, आपको यहां पर जो ये षष्ठी विभक्ति कर रखी है इसको यहां से हटाना है और रूप शब्द के अंदर नपुंसकलिंग का शब्द लिखना है। याद रखिए, अव्ययभाव समास के अंदर हमेशा शब्द जो होगा वो किसका होगा, नपुंसकलिंग का शब्द होगा, चाहे वो पुल्लिंग में हो चाहे वो स्त्रीलिंग में हो। परंतु जब आप समास करेंगे तो समास हमेशा किस में होगा, नपुंसकलिंग के अंदर होगा। जैसे अनुगुणम, अनुरूपम। और इसी तरह से हम इसके पश्चात के रूप ले लेते हैं। यहां से मिटा देता हूं मैं ये समास की परिभाषा इत्यादि इत्यादि। अब देखिए, पश्चात शब्द से जोड़ते हैं। योग्य शब्द के आपको उदाहरण मैंने बता दिए। पश्चात जैसे अनुवृक्षम, ठीक है ना। इसका समास विग्रह करें तो क्या होगा, वृक्षस्य पश्चात। वृक्षस्य पश्चात, पश्चात का मतलब होता है पीछे, वृक्षस्य पश्चात उसके पीछे। उसी तरह से अनुरथम, अनुरथम का मतलब रथस्य पश्चात, ठीक है ना। तो इसके दोनों अर्थ निकलते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। एक शब्द होता है योग्यम यानी उसकी योग्यता को दर्शाता है, और दूसरा होता है उसके पश्चात यानी उसके पीछे पीछे चलने वाली बात होती है। उसी तरह से एक उदाहरण जो प्रचलित उदाहरण है आपका अनुगमनम।
ठीक है ना, अनुगमनम हिंदी में बोलते हैं अनुगमन, यानी उसके पीछे चलना, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, गमनस्य पश्चात, अनुगमनम यानी गमनस्य पश्चात। तो ये जो शब्द हैं वो हो गए अनुपसर्ग के। अनुपसर्ग जो है उसी से ही हमारे अव्ययभाव समास के अंदर उदाहरण हो गए। अब आपको मैं लेता हूं दूसरा उदाहरण। देखिए, अनु शब्द का आपने देख लिया, यदि अनु शब्द आता है तो आपको उसका अर्थ लेके चलना है योग्य शब्द से या पश्चात शब्द से। दूसरा देखिए, उप उपसर्ग आता है। उप जो है वो भी अव्यय है। उप का मतलब क्या होता है, समीप में, ठीक है, समीप में। इसको हम संस्कृत में लिख देंगे समीपे, ठीक है ना। इसका संस्कृत में क्या हो जाएगा, समीपे। जैसे अब यहां पे देखिए, यहां पे ध्यान रखना, मैं पहले बोल चुका हूं अव्ययभाव समास में प्रत्येक जो सामासिक पद होगा वो हमेशा नपुंसकलिंग में होगा। जैसे यहां पे देखिए, उपयमुनम, ठीक है, मूल शब्द क्या होता है हमारा, यमुना। यमुना किस लिंग का है, स्त्रीलिंग का। किसका है, स्त्रीलिंग का। अब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो उप का मतलब क्या हो गया, समीप में। यमुना, इसके अंदर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो यमुना स्त्रीलिंग का है, तो इसके रूप कैसे चलेंगे, लता की तरह या रमा की तरह चलेंगे रूप, ठीक है ना, इनके तरह के चलेंगे। तो क्या हो जाएगा, यमुनायाः समीपे, यमुनायाः समीपे, यानी यमुना के पास में, समीप में या पास में। उसी तरह से उपगंगम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं उपगंगम, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं उपगंगम, ठीक है ना। तो ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। इसका क्या होगा, अब इसका भी मूल शब्द क्या है, गंगा। तो गंगा का रूप कैसे चलेंगे, स्त्रीलिंग के चलेंगे, गंगायाः समीपम, सॉरी समीपे, गंगायाः समीपे। यानी आपको क्या करना है, स्त्रीलिंग के शब्द को ही आपको उसको चेंज करके लिखना है। उसी तरह से उपनदम। अब देखिए यहां पे देखिए, नदी शब्द है, ईकारांत स्त्रीलिंग, रूप चलेंगे नदी की तरह, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, नद्याः समीपे, नद्याः समीपे, नदी के पास में। उसी तरह से उपवृक्षम, वृक्ष जो शब्द है वो पुल्लिंग का है, वृक्षः शब्द बनता है तो बालक की तरह रूप चलेंगे, तो क्या हो जाएगा, वृक्षस्य समीपे, यानी वृक्ष के पास में। उसी तरह से उपविद्यालय, उपविद्यालयम, तो क्या हो जाएगा, विद्यालयस्य समीपे, ठीक है ना। ये समास विग्रह हो गया। अब आपको क्या करना है, सामासिक जब पद बनाना है तो जैसे ये समीपे शब्द आता है आपको तुरंत यहां पे चले जाना है, यानी आपको उप जो है उपसर्ग उसके साथ में जोड़ के चलना है, ठीक है ना। तो उप उपसर्ग हो गया, अनु उपसर्ग हो गया, हमारे पास दोनों उपसर्ग हो गए। अब हम लेते हैं तीसरा उपसर्ग। आपको याद हो गया, इस चीज का ध्यान होना चाहिए, इसके अंदर सारे शब्द जो होते हैं वो नपुंसक लिंग रहेंगे जब हम समास करेंगे तब, और जब समास विग्रह करेंगे तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हुए हमें समीपे शब्द का प्रयोग करना है, ठीक है ना। अब हम लेते हैं अगला उपसर्ग, और उपसर्ग सारे जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। अगला उपसर्ग है सह, ठीक है ना। कारक प्रकरण में आपने देखा होगा, कारक प्रकरण जो होता है उसके अंदर लिखा हुआ है कि सह के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सह के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसी का ही हम शॉर्ट रूप में स हो जाएगा जब हम समास करेंगे तब। तो सह का मतलब हो गया साथ, साथ में, ठीक है ना। और इसको हम संस्कृत में लिखेंगे सहितम, ठीक है, सहितम। तो सहितम शब्द जो है वो सह के योग में होगा, जैसे सपरिवारम। ये देखिए सारे शब्द नपुंसक लिंग रहेंगे यहां पे जब समास करेंगे। अब इसका हमें समास विग्रह करना, समास विग्रह कैसे करेंगे, स शब्द जो है वो सह से है, स का मतलब क्या हो गया, उपसर्ग आ गया, उपसर्ग का मतलब क्या हो गया, अव्यय हो गया। अब सह से मतलब क्या हो गया, सहितम। परिवार के अंदर कौन सी विभक्ति लगाएंगे, तृतीया, क्योंकि सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है। तो क्या हो जाएगा, परिवारेण। अभी तक हम क्या लगा रहे थे, षष्ठी विभक्ति, अब यहां पे कौन सी विभक्ति हो गई,
तृतीय विभक्ति हो गई, तो परिवारेण सहितम यानी परिवार के साथ में। उसी तरह से सपरिवार हो गया, सोदारणम, देखिए ये बड़ा हिंदी में और सब जगह मिलता है, सोदाहरणम। सोदाहरण मतलब क्या हो गया, हम इसका देखिए स प्लस उदाहरण, उदाहरण का उ आ गया, इसके अंदर आ है, इसके अंदर उ है, तो हमें संधि कौन सी हो गई, गुण संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई, यहां पे गुण संधि हो गई, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, उदाहरणेन, उदाहरण सहितम, ठीक है ना, उदाहरण सहितम, तो उदाहरण के साथ में, यानी हमें किसी भी शब्द का आंसर देना है तो उदाहरण के साथ में हमें उसको आंसर देना है। उसी तरह से समित्रम क्या हो जाएगा, मित्रेण सहितम, मित्रेण सहितम। उसी तरह से साश्चर्यम, साश्चर्यम, देखिए स प्लस आश्चर्यम, ठीक है ना, आश्चर्यम, ठीक है ना। अब इसका आ और इसका अ प्लस आ इक्वल टू क्या होता है, आ, यानी कौन सी संधि हो गई यहां पे, दीर्घ संधि। आप हमारी वीडियोस में देख लीजिए, मिल जाएगा। तो साश्चर्यम इसका मतलब क्या हो गया, आश्चर्येण सहितम, ठीक है ना। अब आपको समझ आ गई, सहितम शब्द जैसे आता है आपको स उपसर्ग लगाना है, और इसमें हमेशा कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला हम लेते हैं निर शब्द, ठीक है, निर उपसर्ग लेते हैं। निर का मतलब क्या होता है, किसी चीज का अभाव, ठीक है ना। निर का मतलब हो गया अभाव, यानी उसकी कमी, ठीक है। तो निर का मतलब क्या हो गया, उस चीज का अभाव होना। अब देखिएगा, हम उदाहरण के रूप में लेते हैं, तो जैसे निर्विघ्नम, विघ्न का मतलब क्या हो गया, मुसीबत, ठीक है, यानी परेशानी। विघ्न का मतलब क्या हो गया, परेशानी। अब निर शब्द जो है, इसका जो र है वो क्या है, हलंत है, ठीक है। तो हलंत होने के क्या कारण क्या हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आपको इस तरह से नहीं लिखना, निर्विघ्नम ऐसे लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे लिखोगे तो वो बिल्कुल ही गलत है, ये तो गलत है। तो इस प्रकार से क्यों, क्योंकि ये जो र है वो क्या है, हलंत है। अब इस निर शब्द का क्या लिखना है अपने को, अभाव शब्द लिखना है, अभाव, ठीक है। कैसे, अब यहां पे भी षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, विघ्नानाम, विघ्नानाम अभावः, विघ्नानाम अभावः, यानी विघ्नों की अभाव। उसी तरह से निर्जनम, यानी जनानाम अभावः, यानी वहां पर लोगों का क्या हो गया, अभाव हो गया, यानी जनानाम अभावः। उसी तरह से निर्मक्षिकम, मक्षिका का शब्द का अर्थ होता है, ये देखिए मक्षिका शब्द होता है, मूल शब्द क्या होता है इसका, मक्षिका। किसका है ये, स्त्रीलिंग का, ठीक है। परंतु यहां पे कौन से लिंग में आया, नपुंसक लिंग के अंदर, यानी सारे जितने भी रूप होंगे वो नपुंसक लिंग में चलेंगे। तो क्या हो जाएगा यहां पे, मक्षिकाणाम अभावः। तो अब आपको समझ आ गया होगा, निर जो शब्द है उसको आपको अभाव शब्द आते ही आपको समझ जाना चाहिए कि यहां पर अव्ययी भाव समास है, क्योंकि अभाव शब्द से ही आपको पकड़ लेना है कि ये क्या है, अव्यय पद है, और अव्यय पद होने के कारण अव्ययी भाव समास का प्रयोग होगा। अब अगला लेते हैं प्रति। प्रति का मतलब होता है बार बार, ठीक है ना। प्रति यानी किसी चीज की पुनरावृत्ति होना, यानी बार बार होना, ठीक है ना, ठीक है। इसका मतलब हो गया बार बार, ठीक है। जैसे प्रतिदिनम, प्रतिदिनम का क्या हो जाएगा, दिनम दिनम, यानी
हिंदी में इसका हम ट्रांसलेट करेंगे तो हिंदी में हो जाएगा प्रत्येक दिन। उसी तरह से प्रतिगृहम, क्या हो जाएगा, गृहम गृहम, ठीक है ना, मतलब प्रत्येक घर में, गृहम गृहम यानी प्रत्येक घर में, एक एक घर में। उसी तरह से प्रतिदिनम हो गया, प्रतिगृहम हो गया, प्रतिक्षणम, हम कई बार लिखते हैं प्रतिक्षणम यानी प्रत्येक क्षण काम करना, यानी क्षणम क्षणम, हर पल, जिसको हिंदी में हम बोल सकते हैं क्षणम क्षणम, ठीक है ना। ये हो गया प्रति शब्द से। तो जैसे दिनम दिनम शब्द आता है, गृहम गृहम शब्द आता है, क्षणम क्षणम शब्द आता है, तो आपको अनुमान लगा लेना है कि यहाँ पे कौन सा समास हो गया, अव्यय भाव समास का उदाहरण है, और प्रति शब्द का प्रयोग किया हुआ है। प्रति जो शब्द है वो क्या है, अव्यय है। अब लेते हैं हम यथा। यथा का बल होता है, यथा का अनतिक्रम्य, इस शब्द को आप याद रखिए, अनतिक्रम्य, ये शब्द आपको संस्कृत में लिखना है, यानी अनतिक्रम्य का मतलब होता है अतिक्रमण न करके, अतिक्रमण न करते हुए, ठीक है ना, यानी अपनी शक्ति के अनुसार, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, शक्ति के अनुसार करना है। जैसे हमें इसी का उदाहरण ले लेते हैं, यथा शक्तिम, क्या लिखा हमने, यथा शक्तिम। अब क्या समास विग्रह, इसका समास विग्रह हो जाएगा शक्तिम अनतिक्रम्य, ठीक है ना, शक्तिम अनतिक्रम्य। यहां पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा हमेशा ही, ठीक है ना। उसी तरह से यथा बलम, यानी बलम अनतिक्रम्य, यानी बल का अत्यधिक प्रयोग न करते हुए, अनतिक्रम्य, बलम अनतिक्रम्य, तो शक्ति का या बल का अत्यधिक प्रयोग न करते हुए। यथाइच्छम, यथेच्छम, ये देखिए ये शब्द अलग है थोड़ा सा, देखिए क्या होगा इसका, यथा प्लस इच्छा, ठीक है ना, ये दो गया, तो यहां पे ई है, यहां पे आ है, इन दोनों को मिलाएंगे, आ और ई मिलेगा तो क्या बन जाएगा, गुण संधि हो जाएगी, ए हो जाएगा। ये कौन सी संधि हो गई, गुण संधि हो गई, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यथेच्छम हो गया। तो इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, इच्छाम अनतिक्रम्य, इच्छाम अनतिक्रम्य। तो जैसे अनतिक्रम्य शब्द आपके सामने आता है समास विग्रह किए हुए शब्द के अंदर, तो आप उसको सीधा यथा शब्द से जोड़िए, यथा इच्छा, इच्छम, क्योंकि इच्छम शब्द याद रखिए, इच्छम शब्द फिर आपको मैं बता रहा हूं कि नपुंस अव्यय भाव समास के अंदर जितने भी सामासिक पद होंगे वो सभी सामासिक पद क्या होंगे, नपुंसकलिंग में होंगे। तो इसलिए नपुंसकलिंग का ही प्रयोग हमें करके चलना है, ठीक है। यदि आप यहां पे लिख देते हैं यथा इच्छाम तो वो गलत हो जाएगा। यदि आप इसको समास करते समय सामासिक पद में यथे इच्छाम कर दिया तो गलत हो जाएगा। आपको इसका नपुंसकलिंग शब्द बनाना है। क्या बनाना है, नपुंसकलिंग शब्द बनाना, मैं बार बार बता चुका हूं। तो इस प्रकार से हम अव्यय भाव समास को प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू।